हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लब पर। आज हम बात करेंगे भारत के भूगोल के बारे में। और भारत के भूगोल से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो बढ़ते हैं, भारत के भूगोल के बारे में जानकारी हम लेते हैं। भारत का भूगोल जो है मानचित्र के अंदर या ग्लोब के अंदर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जो कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। अभी हमने बात की 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो अक्षांश क्या होते हैं? अक्षांश वो होते हैं जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ग्लोब में जो कि रियल लाइनें नहीं हैं, लेकिन जो ये लाइनें हमने खींची गई हैं उन्हें अक्षांश कहते हैं। हॉरिजॉन्टली जो लाइन है उनको अक्षांश बोला जाता है, और जो वर्टिकली जो लाइन है ये वाली, इनको देशांतर बोला जाता है। और जो पृथ्वी के बीचों बीच से ये जो हॉरिजॉन्टली जो लाइन गुजरती है उसको विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या 0 डिग्री रेखा या इक्वेटर बोला जाता है। और इसके ऊपर जो 23.5 डिग्री नॉर्थ में है उसको बोला जाता है कर्क रेखा, और इस भूमध्य रेखा के जो दक्षिण में 23.5 डिग्री है रेखा उसे बोला जाता है मकर रेखा। और ये जो कर्क रेखा है ये भारत के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है। तो भारत की स्थिति के बारे में हमने बात की है। जो भारत की स्थिति है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और अभी हमने देशांतर की बात भी की है। जो वर्टिकल्स लाइन होती हैं उन्हें हम देशांतर कहते हैं। तो ये और जान लेते हैं कि हम देशांतरों के बीच की मैक्सिमम दूरी कितनी हो सकती है। तो ये जो देशांतर खींचे गए हैं इनके बीच की जो मैक्सिमम दूरी वो 111.32 किलोमीटर हो सकती है, जो कि विषुवत रेखा पर होती है। क्योंकि यहाँ से इनका गैप ज़्यादा है तो ये विषुवत रेखा पर इनकी मैक्सिमम दूरी है। और अगर पूछ लिया जाए कि देशांतर रेखाओं की मिनिमम दूरी कितनी हो सकती है, तो ये जो ऊपर दिखाई दे रही है जो आपस में अटैच हो रही हैं, आपस में मिल रही है, ये ध्रुवों पर देशांतरों की सबसे कम दूरी होती है, जो कि 0 किलोमीटर होती है। ध्रुवों पर देशांतर की जो दूरी 0 किलोमीटर, और विषुवत रेखा पर सबसे अधिक होती है 111.32 किलोमीटर। अब बात हम करते हैं अक्षांशों के बीच में। देशांतरों के बीच में तो होती है 111 किलोमीटर अधिकतर और 0 किलोमीटर कम से कम। अब बात करते हैं अक्षांशों के बीच में कितने किलोमीटर की दूरी होती है। तो जो ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन है जिन्हें हम अक्षांश बोलते हैं, तो इनके बीच में जो मैक्सिमम दूरी होती है वो होती है 111 किलोमीटर। और इनके बीच में 111 किलोमीटर की दूरी होती है अक्षांशों के बीच में। तो इन चीज़ों को नोटेड कर लेना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं अभी जो है भारत के भूगोल के बारे में। तो आगे है जो है भारत का जो भूगोल है या फिर संपूर्ण भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। ये जो हमारा भारत है वो उत्तरी अक्षांश के अंदर आता है या फिर उत्तरी गोलार्ध के अंदर आता है। जो हमने ये इसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है जिसे विषुवत रेखा भूमध्य रेखा बोला जाता है, इससे जो नीचे वाला गोलार्ध है उसको हम दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं, और जो ऊपर वाला गोलार्ध है उसको हम उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। तो ये जो है उत्तरी गोलार्ध के अंदर हमारा भारत आता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो हमारा भारत है इसका क्षेत्रफल कितना है। तो इसका जो ये टोटल जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये जो है हमारे भारत का क्षेत्रफल है। और जो भारत है क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वो है रूस। और हमारा भारत 7वें नंबर पर आता है
क्षेत्रफल के मामले में। और अगर हम बात करें कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वो है चीन। और दूसरे नंबर पर आता है हमारा देश भारत। भारत दूसरे नंबर पर है जनसंख्या की दृष्टि से, विश्व में सबसे बड़ा, सेकंड नंबर पर। और हम अभी भारत का जो संपूर्ण विश्व का जो क्षेत्रफल है, उसका कितना % क्षेत्रफल भारत का है, तो भारत के पास विश्व का 2.42% क्षेत्रफल है। जबकि जनसंख्या के हिसाब से भारत विश्व का 17.5% हिस्सा लिए हुए है। अगर जनसंख्या के हिसाब से पूछा जाए कि विश्व में जनसंख्या के हिसाब से भारत कितने % जनसंख्या है, तो भारत की 17.5% जनसंख्या है। और अगर क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा जाए तो 2.42% भारत के पास क्षेत्रफल है पूरे विश्व का। और ये जो है, ये सब आंकड़े 2011 के अनुसार हैं, जो कि जनगणना वाले मैंने आपको बताए हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा देश तो चीन है, उसके बाद हमारा देश भारत आता है। और अगर आपसे, जैसे मैंने पूछा कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो है रूस। और सबसे जो छोटा देश है विश्व का, सबसे छोटा देश, वो है वेटिकन सिटी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। और जो है सबसे बड़ा देश है रूस। अब हम बात करते हैं भारत के बारे में। भारत का जो उत्तर से दक्षिण का जो पूरा विस्तार है, ये वो कितनी है, तो वो है 3214 किलोमीटर। ये जो उत्तर से दक्षिण वाला जो विस्तार है, ये वाला, ये 3214 किलोमीटर का विस्तार है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पूर्व से पश्चिम क्या विस्तार है भारत का, तो वो है 2933 किलोमीटर। ये जो गुजरात से पूर्व की तरफ जो विस्तार है, ये वाला है 2933 किलोमीटर। और ये भारत का पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार है। आगे हम बढ़ते हैं। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, तो जो भारत की ये जो स्थल सीमा है, ये जो आपको दिखाई दे रही है, इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। उसके बाद ये तो स्थलीय लंबाई हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं कि तटीय भाग की लंबाई क्या होगी, तो तटीय भाग की लंबाई है 7,516.5 किलोमीटर। ये तटीय भाग की लंबाई। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो भारत है वो कितने देशों के साथ सीमा बनाता है, तो भारत 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाता है, जिनके साथ स्थलीय सीमा बनाता है। तो वो कौन से देश हैं, वो है जो सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है भारत, वो है बांग्लादेश। उसके बाद चीन के साथ बनाता है, पाकिस्तान के साथ, नेपाल के साथ, म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान, इनके साथ भारत सीमा बनाता है। और जो है भारत के 17 राज्य हैं जो इन देशों के साथ सीमा बनाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि भारत कितने जलीय देशों के साथ भी सीमा बनाता है, कितने देशों के साथ जलीय सीमा भी बनाता है, तो पाकिस्तान के साथ स्थलीय और जलीय दोनों सीमा बनाता है। श्रीलंका के साथ सिर्फ जलीय सीमा बनाता है। बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान, इन तीनों के साथ स्थलीय जलीय दोनों तरह की सीमाएं बनाता है भारत। उसके बाद है मालदीव, श्रीलंका, थाईलैंड और इंडोनेशिया, इनके साथ भारत जलीय सीमा बनाता है। जलीय सीमा बनाता है मालदीव, श्रीलंका, थाईलैंड और इंडोनेशिया, इनके साथ भारत जलीय सीमा बनाता है। आगे की तरफ चलते हैं, आगे जानते हैं भारत के बारे में। जो है भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है, तो उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। और ये जो है निकोबार द्वीप समूह के अंदर है। जो इंदिरा पॉइंट है, जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, वो निकोबार द्वीप समूह के अंदर स्थित है। और इस इंदिरा पॉइंट को इससे पहले पिगमिलियन पॉइंट कहा जाता था। पिगमिलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था इंदिरा पॉइंट को। और ये जो पॉइंट है, ये भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है।
पिगमिलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। भारत, उसके बाद हम बात करते हैं कि भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो वो है इंदिरा कोल, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में है। पहले जम्मू कश्मीर राज्य था, लेकिन अब तो इनको अलग बना दिया है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया है। तो अभी ये जो है ये लद्दाख के अंदर है इंदिरा कोल, जो कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। और बात करते हैं हम पश्चिम से पूर्व की ओर, तो जो सबसे पश्चिमी बिंदु है वो है सरक्रिक, जो कि गुजरात के अंदर है। गुजरात के अंदर जो पश्चिमी बिंदु है वो सरक्रिक है। और जो पूर्वी बिंदु है वो है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, जिसका नाम है वालांगू। वालांगू जो बिंदु है वो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब जो है भारत किन किन देशों के साथ सीमा बनाता है और उन सीमाओं को क्या नाम दिया गया है, उसके बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। भारत जो चीन के साथ सीमा बनाता है उस सीमा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। और इस जो रेखा का नाम 1914 में शिमला में निर्धारित किया गया था, या फिर इस रेखा को 1914 के अंदर शिमला में निर्धारित किया गया था। भारत और चीन के बीच में जो रेखा है वो है मैकमोहन रेखा। और जो भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी, जो पहले पाकिस्तान बनने से पहले, वो थी डूरंड रेखा। लेकिन अब वह डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। और उसके बाद है रेड क्लिफ रेखा, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में है। जब 15 अगस्त 1947 को जेसी रेड क्लिफ के द्वारा इस रेखा को निर्धारित किया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच में है रेड क्लिफ रेखा। और बात करते हैं श्रीलंका और भारत के बीच में। श्रीलंका और भारत के बीच में पाक जल संधि, या फिर उसे बोलते हैं मन्नार की खाड़ी, ये जो है भारत और श्रीलंका के बीच में जल संधि है। पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी इन दोनों के बीच में पड़ती है, भारत और श्रीलंका के बीच में। और जो है श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम जो समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है, तो वो श्रीलंका है। उसके बाद सेकंड नंबर पर अगर पूछ लिया जाए तो वो है इंडोनेशिया, जो इंडोनेशिया है वो निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। और ये जो है इंडोनेशिया, ये निकोबार द्वीप समूह के जो अंतिम द्वीप है ग्रेट निकोबार, उसके दक्षिण में है इंडोनेशिया। अब हम चलते हैं भारत के मानक समय के बारे में। जो भारत का मानक समय है वो इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है। पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है जो भारत का मानक समय है, इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। और जो ग्रीनविच से जो हमारा समय है वो 5.5 घंटे आगे है। जो ग्रीनविच है वो इंग्लैंड के अंदर है, और इंग्लैंड में जो समय है उससे हमारा भारत का समय 5.5 घंटे आगे है। तो जो ये पूर्वी देशांतर 82.5 डिग्री रेखा है, पूर्वी देशांतर, ये वाली जो है ये 5 राज्यों से गुजरती है। वो कौन कौन से, उनके बारे में बात कर लेते हैं। वो एक तो है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। उसके बाद ये तो है देशांतर। उसके बाद हम बात करते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा जो कि भारत को 2 समान भागों में बांटती है, लगभग 2 समान भागों में बांटती है। यह गुजरती है, सबसे पहले हम पश्चिम से बात करते हैं, राजस्थान,
गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और पूर्वी देशांतर 82.5 डिग्री के बारे में हम बात कर ही चुके हैं, वो 5 राज्यों से गुजरती है। और जो है कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। बात करते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं। तो वो हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। ये जो 5 देश हैं ये भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश हैं। कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है और ऑप्शन में आपको इनमें से 3 दे दिए जाते हैं और चौथा कोई और दे दिया जाता है। तब पूछ लिया जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश शामिल नहीं है। तो इसे थोड़ा सा अच्छे से देख लेना कि भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान ये 5 देश शामिल हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है। तो वो है गुजरात। गुजरात की जो तटरेखा है वो भारत में सबसे लंबी है। उसके बाद गुजरात के बाद महाराष्ट्र की है जो लंबी तटीय रेखा है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो त्रिपुरा है उसको तीनों ओर से किस देश ने घेरा हुआ है। तो वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने, ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये बांग्लादेश ने त्रिपुरा को तीनों ओर से घेरा हुआ है। और उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। जो संकोश नदी है वो असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है। यहाँ पर है संकोश नदी जो कि अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच में सीमा बनाती है। उससे आगे यांग्याप दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी जो है, यांग्याप दर्रे के पास से जो ब्रह्मपुत्र नदी है भारत में प्रवेश करती है। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश से जो यांग्याप दर्रा है यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पे जो सिंधु नदी बह रही है उसके द्वारा जोजिला दर्रे का निर्माण किया जाता है। और जो शिपकिला दर्रा है उसका निर्माण सतलुज नदी के द्वारा किया जाता है। और जो जैलेपला दर्रा है इसका निर्माण किया जाता है तीस्ता नदी के द्वारा। तीस्ता नदी के द्वारा जैलेपला दर्रे का निर्माण किया जाता है। शिपकिला का सतलुज के द्वारा, जोजिला का सिंधु नदी के द्वारा। और हम आगे बढ़ते हैं। अभी जो जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। वो वहाँ पर एक चीन में जाने वाली सड़क का निर्माण किया गया है जिस पर काफ़ी समय से तनाव बना हुआ है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख में सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा, जिसकी ऊंचाई 5624 मीटर है। तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा हुआ? काराकोरम, जिसकी ऊंचाई 5624 मीटर है। और जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा से होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। जो 1A है राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, वो लेह को जोजिला दर्रे से होते हुए, जोजिला दर्रे जो कि जिसका निर्माण सिंधु नदी करती है, वो कश्मीर घाटी को जोड़ता है लेह से। उसके बाद हम बात करते हैं बुर्जिल दर्रा जो कि श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। और जो बनिहाल दर्रा है वो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। और जहाँ पर जवाहर सुरंग भी यहीं पर है, जो जवाहर सुरंग है वो यहीं पर है बनिहाल दर्रे के अंदर, जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। उसके बाद हमने बात की थी शिपकिला दर्रा जो कि सतलुज नदी जिसका निर्माण करती है। तो शिपकिला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है, शिमला से तिब्बत को शिपकिला दर्रा जोड़ता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में बताना है वीडियो आपको कैसी लगी। तो शेयर कर दो दबा के वीडियो को।